नमस्कार, विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले कुछ 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ, ज़रूरी है। पहली बात ये है कि जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं, उनमें अगर किसी पर्टिकुलर किसी सेक्शन में या किसी पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे या मेल लिखना कन्वीनियंट हो तो उसमें लिख दे। तो मैं जब कई सारे सेक्शंस कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे किसी ने कहा 4 सेक्शन ऑफ BANS या 8 सेक्शन, ठीक है, कोई सेक्शन जैसे बोला, तो जब वो कलेक्ट हो जाएंगे 10 या 15, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। एक तो ये बात करनी थी। दूसरी क्या बात करनी थी वो याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आज हम उसका चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 30 से लेकर 34 तक सेक्शन, 30 से 34 तक सेक्शन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें इतनी बारीकियां हैं 30 से 34 में कि उन पे इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि गलत हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं उन पर हमारा ध्यान बहुत कम रहता है, उनको हम उस तरीके से नहीं करते हैं। तो चीज़ें जो बहुत कम होती हैं वो स्किप हो जाया करती हैं, बड़ी चीज़ों को हम लोग कवर करने की आदत होती है। तो शुरू करते हैं। दूसरी बात, हाँ याद आ गई, दूसरी बात ये कि आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमसे, और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ, और जल्दी हम लाइव भी स्टार्ट करेंगे, पर उसके लिए अभी सब्सक्रिप्शन रेट कम है। मतलब मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कम से कम 400-500 लोग जुड़ जाएं, तो जब लाइव सेशन स्टार्ट किया जाए तो एटलीस्ट वहाँ पर जुड़े हुए कम से कम 400 से 500 लोग तो जुड़े हुए दिखाई दें। अभी तो हमारा सब्सक्रिप्शन जो है बहुत है शुरुआत के हिसाब से, लेकिन 200 से कम है अभी। तो आप लोग प्रयास करिए, बाकी हम अपना काम करते रहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, चैप्टर 4। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस एंड एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, ये है 30 से 34 सेक्शन है, सिर्फ 30 से 34। तो जैसा कि हमारी आदत है, मैं पहले सेक्शंस को बताता हूँ, फिर उसके बाद सेपरेट एलोबरेट करते हैं, ठीक है, उसको डिफाइन करते हैं फर्दर। तो बहुत छोटा चैप्टर है, आज ही खत्म हो जाएगा एक ही क्लास में इसकी। तो 30 है सेक्शन, पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, पावर ऑफ ऑफिसर ऑफ पुलिस। 31 है when to assist magistrate and police 31। 32 है aid to person other than police officer executing warrant। 33 है public to give information of certain offense 34 है duty of officers employed in connection with affairs of village to report certain matters।
लाइकली है कि वैसे तो मैं कैमरे का एडजस्टमेंट करके रखता हूँ, लाइकली है कि कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे हो रही है, इसीलिए मैं बोलता भी रहता हूँ। तो बोलने पे स्ट्रेस है। 30 power of superior officers of police, 31 public went to assist magistrates and police, 32 aid to person other than police officer executing warrant, 33 public to give information of certain offense, 34 duty of officers employed in connection with affairs of village to report certain matters। ये 4 सेक्शन है। अब इसके एलेबोरेशन पे आते हैं। अच्छा, एक बात और कहनी थी कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं बुलेट पॉइंट्स इस तरह से बोलता हूं कि वो मेमोराइज हो जाए। मैं किताब लेकर नहीं आपके सामने पढ़ता है या कोई टेक्स्ट आपके सामने नहीं चलता रहता जिसको सिंपली पढ़ दिया जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि सेक्शन को बताना, सेक्शंस के बुलेट पॉइंट बताना और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना, और उसके बाद भी अगर आपकी मेमोरी में नहीं बैठता है तो ये मेरी टीचिंग की कैपेबिलिटी के साथ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप ये 2 या 3 बार अगर वीडियोस को सुनिए, चलाकर छोड़ दीजिए, और फिर भी अगर आपको तैयार नहीं होता है देन लेट मी नो, आई विल ट्राई टू डिवाइज मोर मेथड्स टू मेक यू लर्न। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके तरीका जिस तरह से मेमोराइज हो जाए, क्योंकि आप बुक पर ही पढ़ना होता तो आप यहाँ नहीं आते, बुक पढ़ के अगर मेमोराइज हो रहा होता तो आप यहाँ नहीं आते और कहीं और नहीं जाते। ठीक है, बाकी और चैनल्स पे भी आप जाते हो तो जो प्रक्रिया है, लोग टेक्स्ट पढ़ते जाते हैं, टेक्स्ट को ऐसे करते जाते हैं, उससे याद नहीं होता है। बुलेट पॉइंट होने चाहिए, किसी सेक्शन का बुलेट पॉइंट क्या है, तो बार बार सुनिए और वो 100% मेमोरी में बैठेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 30 power of superior officer of police। तो ये कहता है एनी पर्सन, जो सुपीरियर है ना, ठीक है, एनी सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, किससे सुपीरियर है? टू सुपीरियर ऑफिसर, सुपीरियर इन द रैंक, किस रैंक से, किससे? टू ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कोई आदमी ऑफिसर है, सुपीरियर ऑफिसर है, सुपीरियर टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो भार साधक अधिकारी है, उससे जो कोई भी ऑफिसर सुपीरियर रैंक पे है, मे एक्सरसाइज सेम पावर विच, कौन सी पावर? वही एक्सरसाइज कर सकता है, वही पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास भी वही शक्तियां हैं जो किसके पास है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास है। मतलब समझाता हूं, हमारे एक करेक्टर है चोंगुमल, ठीक है, चोंगुमल साहब जो हैं वो एसएसपी हो गए। तो चूंकि जहां जहां बीएनएसएस में या सीआरपीसी में, सीआरपीसी अब खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो जहां जहां भार साधक अधिकारी को जो शक्तियां दे रखी हैं, तो क्या एसएसपी को नहीं दे रखी? ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, किसी थाने के भार साधक अधिकारी को जो शक्तियां थी वो उसके सुपीरियर ऑफिसर को भी होगी, यानी एसएसपी भी वही शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है जो ऑफिसर इंचार्ज कर सकता है। तो ये बताता है कि जो सारी शक्तियां कौन सी हैं? इन्वेस्टिगेशन की पावर, अरेस्ट करने की पावर, ठीक है, तो थाने के भार साधक अधिकारी को है तो उसके सुपीरियर ऑफिसर्स को भी है। ठीक है, तो ये सेक्शन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 31 है, पब्लिक वेन टू असिस्ट
मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। अगर कोई व्यक्ति जो है भाग रहा है पुलिस कस्टडी से, ठीक है, कोई आदमी भाग रहा है पुलिस कस्टडी से, इस तरह का कोई भी केस है, तो मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों को पब्लिक की ड्यूटी है कि वो उनको असिस्ट करे जब उनसे इस तरह की डिमांड करी जा रही है। जैसे मान लीजिए एक आदमी भाग रहा है, पुलिस वाले की कस्टडी से भाग गया, तो पुलिस वाला कहता है कि आप अपना व्हीकल मुझे दे दीजिए, ठीक है, मुझे उसको दौड़ा कर पकड़ना है, दौड़ कर नहीं पकड़ सकता, व्हीकल से पकड़ लेता हूं मैं उसको, तो आपको वो व्हीकल देना चाहिए। ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी कास्ट की गई आप पर, ठीक है। या किसी और तरीके से कहता है मान लो उसने कहा कि भाई ऐसा है, आपके हाथ में जो मतलब ये लाठी है, अगर आप चल रहे हो, बुढ़ा आदमी लाठी लेकर चल रहा है, उसने कहा भाई मुझे लाठी दो, मैं इसको फेंक के मारता हूं तो ये लाठी पैरों में लग जाएगी और ये गिर जाएगा। तो इस तरह की कोई भी रीजनेबल चीज, ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए, तो उस तरह के रीजनेबल असिस्टेंस कोई भी मांगा जा सकता है पब्लिक से। पब्लिक की ड्यूटी बाउंड है मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए, पुलिस को असिस्टेंट करने के लिए। अब देखिए 32 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। यानी इससे पता चल गया आपको, एक बात तो पता चली कि पुलिस ऑफिसर के अलावा भी कोई आदमी हो सकता है जो वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको ऐसी शक्तियां दी जा सकती हैं जो वारंट को एग्जीक्यूट करे। वारंट मतलब किसी को प्राधिकार किया गया है, किसी को अरेस्ट करने के लिए उसको ये अधिकार दिया गया है। कहां से दिया गया है? कोर्ट से दिया गया, न्यायालय से दिया गया है। तो न्यायालय ने जब इस तरह का अधिकार दिया है किसी व्यक्ति को कि भाई उसको पकड़ सकते हो आप, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी पब्लिक जो है, कोई भी आदमी है, अगर वो सहायता मांगता है तो वो सहायता देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद दो सेक्शन है 33, 34, वो बहुत डिटेल में है, उसको मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया आपके असिस्टेंस के लिए, आपको समझने के लिए, तो उनको करते हैं। और वहीं पर मेरा स्ट्रेस है कि अगर 2-3 बार सुनने पर, बुलेट पॉइंट्स को देखने पर अगर याद ना हो इतना बड़ा सेक्शन तो बेकार है, ठीक है। तो 33 पर आ जाइए। क्या है 33 सेक्शंस? क्या बताया था मैंने? पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब यहां पर बड़ी मजेदार बात की गई है। सेक्शंस की लिस्ट दे रखी है, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस की लिस्ट दे रखी है। तो वो जो सेक्शंस की लिस्ट दे रखी है वो लॉ के स्टूडेंट को भी कई बार नहीं याद होता है, जो एलएलबी पास करके, वो तो पब्लिक से कैसे उम्मीद करी जा रही है कि इन सेक्शंस के जो दे रखा है इसमें आपको अगर इस तरह का कोई अपराध होता है उस भारतीय न्याय संहिता में वर्णित वो जो सेक्शंस है उनके अंतर्गत कोई अपराध होता है तो आपको सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके पीछे तर्क ये है कि माना जाता है कि क्योंकि कानून जो होता है गजट नोटिफिकेशन होता है, तो मान के चला जाता है, प्रिजम्पशन ऐसी ड्रॉ की जाती है कि हर एक व्यक्ति को कानून का कम से कम ज्ञान है, ठीक है। ये प्रिजम्पशन है, बड़ी बेतुकी प्रिजम्पशन है, पर है, ऐसा है। क्योंकि कोई भी लॉ का ज्ञान ना होने पर किसी अपराध को उसने किया है कि ये नहीं कह सकता मुझे ये जानकारी नहीं थी, पर्टिकुलर चीज क्राइम, ये पर्टिकुलर एक्शन जो है इस तरह का कृत्य करना अपराध है, तो वो ये इस बात की प्ली नहीं ले सकता। तो इसलिए प्रिजम्पशन की जाती है कि उसको उस कानून की जानकारी है, ठीक है। तो वो कौन कौन से सेक्शन दे रखे हैं, तो पहले मैं बता देता हूं कि कौन कौन से सेक्शन दे रखे हैं। उसके बाद वो क्लासिफिकेशन किस तरह से आप याद रखेंगे वो मैं बताता हूं ट्रिक आपको, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है 103 से 105, फिर 111 से, देखिए क्या है, छोटा लिखना इसलिए पड़ता है, कई बार कई लोगों ने कहा कि जो बोर्ड पे काफी छोटा लिखते हैं तो उसकी वजह से स्पष्ट नहीं होता, तो बेहतर है अगर आपके पास लैपटॉप है कंप्यूटर पे देखें, और नहीं तो भाई स्क्रीन इनलार्ज करके देखें किस तरीके से। क्यों? कारण ये है क्योंकि अगर यहाँ एक जगह एक लाइन में खत्म नहीं हुई तो फिर रब करना, फिर वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाती है। 111 से 113, ठीक है, 140 से 144, 147 से 154,
और 158, 178 से 182, ठीक है, बीच में कुछ छूट गया, कुछ नहीं छूटा, 178 से 182, फिर है हाँ 189 टू 191, फिर आता है 274 से 280, फिर आता है 307, 309 से 312 तक, 316 का 5वां, 326 से लेकर 328 तक, और 331 से 332, ये 331 332 काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, हाँ बिल्कुल कंप्लीट है, 11 ही दे रखे हैं, ठीक है। तो 103 से 105 अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या दे रखा है, कहां से, भारतीय न्याय संहिता में वर्णित वो अपराध जिनकी सूचना पब्लिक को देना महत्वपूर्ण है। किसको देगा, जाहिर सी बात है किसी नियरेस्ट थाने को देगा या मजिस्ट्रेट को दे, ठीक है। तो वो अपराध, ये अपराध कहां दे रखे हैं, तो आप याद कैसे करेंगे, ये वास्तव में वहां पर है जहां मर्डर एंड होमिसाइड के अपराध हैं, ठीक है। मैं चैप्टर का टाइटल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि चैप्टर का टाइटल बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको समझाने के लिए कि आप कैसे याद करेंगे। ये क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम, क्राइम और टेरर क्राइम। ध्यान है, इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम दे रखा है, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम दे रखा है, और टेररिस्ट एक्ट दे रखा है 111 से 113 में। 140 से 144 तक ये किस में आता है, किडनैपिंग एंड ट्रैफिकिंग में आता है, पिंग एंड ट्रैफिकिंग में। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉइंट जो है वो याद हो जाएंगे अगर 3-4 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। 147 से 154, और ये सारे इंक्लूसिव है, मतलब 103 भी शामिल है, वहां पर डेफिनेशन वहां लिखा हुआ है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब 103 से 105 के बीच में, मतलब ये नहीं कि 103 शामिल नहीं, मतलब 103 भी शामिल है और 105 भी शामिल है। 111 से 113 मतलब 111 भी शामिल है, 113 भी शामिल, मतलब 111 12 13 इस तरह से लिखा है। 140 से 144 तक, 147 से 154 और 158। ध्यान रखिए, ये मैं एक ग्रुप में लिख रहा हूं, डैश लगा, और ये अलग से एंड लिख देता हूं, चलिए ठीक है। ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। 178 से 182 काउंटरफीटिंग एंड फोर्जरी, ठीक है। 189 से 191 अनलॉफुल असेंबली और रायट, अनलॉफुल असेंबली, असेंबली एंड रायट, ठीक है। 274 से 280 जो है वो है, मैं यहां लिख देता हूं, पता नहीं वीडियो कवर है यहां तक, देखता हूं। 274 से 280 है फूड एडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन एंड ड्रग अडल्ट्रेशन, ड्रग अडल्ट्रेशन, अब आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, अडल्ट्रेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं। 307 वहां पर किस तरह से वायलेंस की तैयारी करके, जब थेफ्ट कर, चोरी की तैयारी की जाती है वायलेंस की तैयारी करके, है ना, किसी को अगर कोई रोकेगा तो उसको मार देंगे, तो वायलेंस थेफ्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। और ये रॉबरी 309 से, ये रॉबरी के, ठीक है, रॉबरी के काइंड है। 316 का 5वां, एक पूरा 316 नहीं है, 316 का 5वां मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अपराध। ये वहां पर नहीं दे रखा है जहां ये सेक्शन ओरिजिनल दे रखा है, वहां पर ये क्लासिफिकेशन जो मैं बोल रहा हूं वो वहां पर दे नहीं रखा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अगर एक बार आपने इन क्लासिफिकेशन के साथ किया और 2-3 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया वीडियो को, आपको जन्मों जन्मों के लिए मेमोराइज हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। 326 से 308 कहां पर है, ये आता है मिसचीफ और डैमेज, मिसचीफ या फिर डैमेज, किसी की संपत्ति को या ट्रांसपोर्टेशन के वाले मामले में, पर इतने याद करिए। 331 332 हाउस ट्रेसपास, पास, ठीक है।
तो ये सेक्शंस दे रखे कि भारतीय न्याय संहिता में इन धाराओं के अंतर्गत कोई भी अपराध होगा तो पब्लिक की ड्यूटी है कि उसकी इंफॉर्मेशन देगा। किसको देगा? थाने के बाहर साधक अधिकारी को देगा या मजिस्ट्रेट को देगा। ये ड्यूटी बाउंड है, ठीक है। और पब्लिक से अपेक्षा की जाती है, जो कि बेतुकी अपेक्षा है, कि वो ध्यान रखे कि अपराध हुआ है तो उसको सूचना देनी है। कुल मिला के जो क्रक्स ये है कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है तो पब्लिक पे ड्यूटी डाली जाती है कि वो उसकी सूचना दे, और सूचना ना देने पर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, उस पर, उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो उसको ही साबित करना पड़ेगा, उस पर ही ओनस है इस बात का, उसको रीजनेबिलिटी समझानी पड़ेगी कि मुझे इस बात की सूचना नहीं थी, या अगर सूचना थी या सूचना थी तो मैंने इस बात की सूचना क्यों नहीं दी। ठीक है, ओके। 33 हो गया। लास्ट सेक्शन है इसका 34, वो भी इसी तरह से मैं बना दूंगा आपके लिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, जीवन के लिए याद रहे। 34 देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है, पर मैं उसको इस तरह से ब्रेक कर दे रहा हूं कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, आई प्रॉमिस। 34 है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर implied in connection to affairs of village to make certain report। अब देखिए यहां पर भी वही बेतुकी प्रिजम्पशन है, यहाँ जो नागरिक जो होता है, पब्लिक थी वो याद नहीं रख पा रही, यहाँ पर विलेज का अधिकारी से या विलेज का जो मुखिया होता है, और साथ में उसमें ले आए हैं कि विलेज का अधिकारी ही नहीं, विलेज में जो रहने वाले व्यक्ति है उस पर भी ये ड्यूटी है। खाली विलेज के अधिकारी, विलेज का कोई ऑफिसर एम्प्लॉयड हो उसी पर ड्यूटी नहीं है, गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर ये ड्यूटी डाली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने, सीआरपीसी में भी था। तो जो कि बड़ी बेतुकी प्रिजम्पशन है कि इस तरह की जानकारी अपराध की होगी तो वो देगा जाकर, उसे क्या पता कि कौन से अपराध की सूचना देना अनिवार्य है, कौन से अपराध की सूचना देना अनिवार्य नहीं है। पर जो कानून है कानून है। आपको एक मूवी ध्यान आए, वो कानून क्या होता है, खैर हमारे पढ़ने के लिए तो हमारे लिए थोड़ा सा वो होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के प्रति सम्मान होना चाहिए। पर एक मूवी थी कोई शूल करके, उसमें वो जो विलेन होता है, कानून क्या है, वो विधायक रहता है, तो कहता है कि कानून क्या है, कानून वो जो तुमने बनाया, जो हमने बनाया वही कानून है। खैर कानून इतना सिंपल नहीं होता। तो बढ़ते हैं आगे। तो कहता है कि कोई भी विलेज का ऑफिसर, मैं तोड़ रहा हूं पार्ट में आपकी याददाश्त के लिए, विलेज ऑफिसर और एनी पर्सन रिजाइडिंग इन विलेज, गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति अपराध की सूचना देगा। कौन से अपराध होंगे वो मैं बताऊंगा, अभी तोड़ूंगा, ठीक है। विलेज ऑफिसर या गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति अपराध की सूचना देगा, तुरंत देगा। किसको देगा? मजिस्ट्रेट को देगा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देगा। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इसको सूचना देगा, स्टेशन, इन दो को सूचना देगा। कहा है विच एवर इज नियरेस्ट, जो कुछ भी पास, जो भी पास हो, विच एवर इज नियरेस्ट, मतलब अगर थाना पास में है थाने में सूचना दे देगा, मजिस्ट्रेट ऑफिस पास में है तो वहां पर सूचना दे देगा। अब कौन से अपराध की सूचना देगा, वो ABCDE करके क्लॉज है, वो बहुत लेंथी है, उसको मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, ठीक है। यहां रब कर रहा हूं, ठीक है, ABCDE, ये पूरे मिटा देता हूं क्योंकि फिर आएगा नहीं इसमें, है ना, मैं चाहता हूं पूरा एक लाइन में आ जाए। ABCDEF, ये क्लासिफिकेशन है। तो किसकी सूचना देगा? उस व्यक्ति के बारे में, जो ऐसा अपराध जिसने किया उस व्यक्ति के बारे में सूचना देगा। एनी पर्सन हु रिसीव्स और सेल, रिसीवर है, जो रिसीवर है या सेलर है ऑफ स्टोलन गुड्स
या तो वो चुराई हुई संपत्ति को रखता है या उनका क्रय विक्रय करता है। तो ऐसे व्यक्ति की सूचना उस गांव के मुखिया को या गांव में रहने वाले व्यक्ति को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट को या उसको देनी पड़ेगी। यहां पर देखिए, एनी पर्सन, एनी सस्पिशियस पर्सन, एनी सस्पिशियस पर्सन, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, हु स्टेज और पासेस थ्रू विलेज, गांव से होकर जो गुजरता है कोई भी आदमी या रुकता है। कौन? अब देखिए यहां पर कैटेगरी, 3 कैटेगरी दे रखी है। मैं 1 2 3 करके लिख रहा हूं, वहां 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है। जो रॉबर है, एस्केप कन्विक्ट है, एस्केप कन्विक्ट अभी मैं बताता हूं हिंदी में क्या मतलब, एस्केप कन्विक्ट है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इन 3 तरह का व्यक्ति कोई जो है गांव में रुकता है या गांव से गुजरता है, रॉबर है यानी लुटेरा है, एस्केप कन्विक्ट यानी जेल से भागा हुआ व्यक्ति है या हवालात से भागा हुआ व्यक्ति। अच्छा, हवालात और जेल में अंतर समझते हैं? हवालात जो होता है वो थाने और चौकी में जो एक्यूज को रात भर 24 आवर्स तक रोकने के लिए जो बनाया जाता है, ठीक है, वो जेल नहीं होती, वो हवालात होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में उसका क्या वर्ड होना चाहिए, ठीक है, वो तो कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड 3 कैटेगरी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको कानून ने, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है ये आदमी भगोड़ा है, ये आदमी न्यायालय के सामने जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहा है, तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहलाता है। तो इस तरह के 3 कैटेगरी के लोग जो होंगे वो अगर गांव से गांव में रुकते हैं, स्टेज है ना, साफ साफ लिख दूं, स्टे गांव में रुकता है या गांव से होकर गुजरता है, इन 3 तरह के व्यक्ति, तो ये ड्यूटी दे रखी है। ठीक है, अब देखिए सी डी याद रखना बहुत बड़ी जरूर आसान है। डी को मैं एक ट्रिक बता देता हूं। डी से डेड बॉडी, ठीक है, तो कोई भी सस्पिशियस डेथ और मिसिंग पर्सन। बताता हूं, सी भी बताता हूं, पर्सन, सस्पिशियस डेथ और मिसिंग पर्सन। सी में क्या है, ई बता देता हूं आपको, सी मुझे मेमोरी में नहीं आ रहा अभी। ई है एनी पर्सन, हाँ याद आ गया, इससे याद आ गया, रिलेट ओके। एनी पर्सन हु हैज committed or intended to do a नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑफेंस, जिस व्यक्ति ने या तो नॉन बेलेबल अपराध किया है या उसका इरादा है नॉन बेलेबल ऑफेंस करने का, तो उस तरह के व्यक्ति की भी सूचना देनी पड़ेगी। और या फिर एक और कैटेगरी रखी, या फिर 189 से 191 का के बीच में, अभी जो बताया था ना पिछले सेक्शन में, 189 क्या था, अनलॉफुल असेंबली एंड राइटिंग वाला, मतलब कहीं पर अवैध समूह जमा हो रहा है या बलवा होने वाला है, ठीक है, तो उस तरह के मतलब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसी अपराध को करने के उद्देश्य से, तो उसकी भी सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया, सी हो गया एनी पर्सन हु हैज कमिटेड और इंटेंडेड टू डू ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, या फिर 189 से 191 तक के बीच का कोई अपराध होने वाला हो, मतलब 189 से 191 मतलब अनलॉफुल असेंबली हो रही हो, अवैध समूह का जवाब हो रहा हो, अवैधानिक समूह जो होता है उसका जमाव, वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हो, या फिर रायट होने वाला हो। मतलब रायट की हिंदी बलवा होती है, ध्यान रखिए कि दंगा नहीं, दंगा एफरे होता है, जो कॉमन दिमाग में जो जाता है ना, दिमाग में जो जाता है, कानून उसके बिल्कुल अपोजिट है। जिस तरह से एब्डक्शन और किडनैपिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, खैर वो अंतर धीरे धीरे जब भारतीय न्याय संहिता पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर वर्ड रायट यूज किया है। रायट का मतलब बलवा, 5 से ज्यादा जो लोग इकट्ठे होते हैं, तो 5 से ज्यादा इकट्ठे होकर लोग कोई अपराध करने की योजना बना रहे हैं, तो उसकी अगर सूचना मिलती है, किसको मिलती है, गांव के हेड को या गांव में रहने वाले व्यक्ति को, उसको सूचना मिलती है, तो वो इसकी सूचना देगा। ठीक है, सस्पिशियस डेथ और मिसिंग पर्सन, कोई किसी व्यक्ति की सस्पिशियस संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है, या कोई बॉडी मिलती है कि जिस पर संदेह है कि मतलब ये इसको मारा गया है, इसको किसी
क्राइम करके मारा गया है, या फिर कोई मिसिंग पर्सन है, या कोई व्यक्ति गायब हो जाता है, रातों रात गायब हो गया, तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी। अब आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एनी पर्सन हु हैज कमिटेड क्राइम आउट ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा, तो कहा नहीं, पूरे आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया जो विलेज बॉर्डर पर है, भारतीय सीमा पर कोई विलेज है, तो भारतीय सीमा मतलब अगला देश लग गया, तो उसको पता है कि उसने फला देश में जाके अपराध किया। मान लीजिए नेपाल के बॉर्डर के पास इंडिया में कोई गांव है, उसको पता चला इस व्यक्ति ने वहां पर अपराध किया है, जो कि यहां किया गया होता तो भी अपराध होता, तो उसकी भी सूचना देगा। तो यहां पर ऐसे याद कर लीजिए, नियरेस्ट विलेज किससे, विलेज टू बॉर्डर, इस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है, नियरेस्ट विलेज टू बॉर्डर। और एफ आ गया, एनीथिंग अफेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, हो गया। तो ये 5 कैटेगरी दे रखी है। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा ये कैसे याद किया जाएगा, आपको लगेगा ये याद ही नहीं किया जा सकता, तो उसको आपकी सुविधा के लिए तोड़ दिया है, और क्वेश्चन तो उसी में से आएगा। आपको ये बात याद रहेगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं। 3 बार, मेरा दावा है, 3 बार 4 बार वीडियो को सुन लीजिए, लगा लीजिए, अपना काम कुछ भी करते रहिए, सुन लीजिए, कानों में पड़ेगा, अपने आप वो मेमोरी में बैठता चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी दे रखी है, ABCDEF, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी, सॉरी 6 कैटेगरी दे रखी है। तो इनमें अगर इस तरह का कोई भी अपराध हुआ है तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी। अब सब क्लॉज 2, ये तो सब सेक्शन इसका 1 था, मतलब 34 का ये 1 था, ठीक है, ठीक। अब आ जाइए सब सेक्शन 2, इसको मैं रब करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक कर नोट कर लीजिए, नोट्स बनाने से शुरू कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिख लेंगे, पेपर को 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, वीडियो के साथ सुनेंगे पेपर को, 100% मेमोरी में बैठेगा। सबसेक्शन 2 इसका 34 का सबसेक्शन 2, उसमें क्या दे रखा है, उसमें डेफिनेशन दे रखी है। 34 का सबसेक्शन 2 डेफिनेशन दे रखी है, किसकी दे रखी है, विलेज की, और किसकी डेफिनेशन दे रखी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, और किसकी दे रखी है, एनी पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिंग अफेयर्स ऑफ विलेज। देखिए, तो विलेज की डेफिनेशन में कह रहा है इंक्लूड्स लैंड्स मतलब जमीन, भूमि या फील्ड्स है ना, गांव के जो खेत है वो भी शामिल है। हाउस सिर्फ लिखा है, सिंपल घर ही शामिल नहीं है। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डेफिनेशन यहाँ पर इस सेक्शन के हिसाब से, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बहुत बड़ी डेफिनेशन है, पर इस सेक्शन के हिसाब से कि कौन से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी है, आया था ना अभी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बताना जरूरी है। तो कौन से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में बताना जरूरी, पहली बात तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, जिसको किसी कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है। किस अपराध में डिक्लेयर किया है, ऐसे अपराध में डिक्लेयर किया है जिसमें उसे 10 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है। किसका, 10 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, कैपिटल यानी डेथ सेंटेंस है ना, कैपिटल सेंटेंस लिखूं या फिर डेथ सेंटेंस लिखूं, बात एक ही, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, जिसको कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, किससे, 10 साल के अपराध से ज्यादा के लिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए, और कैपिटल सेंटेंस के लिए, ठीक है, कि मतलब इस तरह के अपराध के लिए, इस तरह के अपराध का विचारण उसके अगेंस्ट, व्यक्ति के अगेंस्ट हो रहा है, और वो हाजिर नहीं हुआ न्यायालय के सामने, तो न्यायालय ने उसे भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को न्यायालय ने, उस पर 1 साल की सजा हो सकती थी, वो न्यायालय में प्रेजेंट नहीं हुआ, और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर गांव में रुकता है, तो उसकी सूचना देनी जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन वो था, एफ क्लॉज था, आपने ध्यान दिया होगा, एफ में क्या कहा था, सब कुछ कवर कर दिया था। तो बेसिकली ड्यूटी ये है कि किसी भी तरह का अपराध हो, गांव का जो व्यक्ति है, गांव का जो हेडमैन है, उसको देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, ठीक है। वो एफ क्या था, एनीथिंग विच अफेक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर,
ठीक है, कुछ भी जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अफेक्ट हो रही हो। अब आ जाइए तीसरा, एनी पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिंग अफेयर्स ऑफ विलेज, तो पंचायत का मेंबर या फिर विलेज हेडमैन, मुखिया, ठीक है, ये कैटेगरी हो गई। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, 30, 31, 32, 33, 34 कंप्लीट हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जो पहले लेक्चर्स हुए हैं उनको सुनिए जाके, किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझको कमेंट में लिख दीजिए, मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, ठीक है। अभी इतनी बड़ी भीड़ कमेंट्स की नहीं हुई है कि मैं नहीं देख पाऊँ। ईमेल करना चाहते हैं ईमेल पे कर दीजिए। तो जैसे अगर 7-8 सेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो उसकी बना लूँगा कि ये सेक्शंस डिमांडेड थे, ये समझ में नहीं आए हैं, और उनको मैं अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे कि वो आपकी मेमोरी में बैठ जाएं। तो आप लोग सहयोग बनाए रखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए, और बाकी जो कर सकते हैं वो करिए। धन्यवाद, नमस्कार।